पास्ट टेंस के पहले चैप्टर सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस टेंस के बारे में सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंत में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे रहते हैं वह टेंस किस टेंस का होता है? वह सेंटेंस किस टेंस का होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस का वह सेंटेंस होता है। अब बनाने का रूल क्या है? तो 12 टेंसेस में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी 12 टेंसेस में यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए इसके रूल को हम जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के बाद, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2 वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें? अफर्मेटिव में। सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, निगेटिव में नहीं। यह सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में ही कहा गया है कि वह वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फार्मूले के माध्यम से लिख भी दिए हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। अफर्मेटिव वाक्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड। अब आइए इन वाक्यों को देखते हैं, ये इसी टेंस के वाक्य हैं कि नहीं, और पहचान भी मिलाते हैं। उसकी माता जी दिल्ली से आई। अब देखिए, ई है कि नहीं पहचान में? ए है कि नहीं? थे है कि नहीं? तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ये तीनों सेंटेंस किस टेंस के वाक्य हैं? सिंपल पास्ट टेंस के। अब बनाने का फार्मूला यहां लिख भी दिया गया है। अब इसी फार्मूले के इस अकॉर्डिंग हम तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना जानते हैं, सीखते हैं। यह फार्मूला सिर्फ अफर्मेटिव में अप्लाई होगा, न कि निगेटिव में। इसीलिए हमने यहाँ अफर्मेटिव हेडिंग डाल दिया है और ये फार्मूला लिख दिया है। तो आइए अफर्मेटिव के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना जानते हैं। उसकी माता जी दिल्ली से आई। अब सब्जेक्ट क्या है पहले वाक्य में? उसकी माता जी, यानी हिज या हर मदर सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है पहले में? आ का मतलब आना। आना किस माने? कम। लेकिन हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए, होता है ना ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वो की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो जैसे गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? ये वाला हमें लिखना है। किस वर्ब का? कम, यानी आना वर्ब का। तो कम, केम, कम, कम, केम। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? कम का केम। तो केम। अब क्या बचा? दिल्ली से। तो प्रीपोजिशन को पहले लिखेंगे, से की अंग्रेजी
फ्रॉम। जब किसी स्थान से अलग होने की बात होती है तो वहां से की अंग्रेजी हम फ्रॉम लगाते हैं। उसके बाद दिल्ली यानी दिल्ली। अब वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। उसी तरीके से दूसरा वाक्य भी बनेगा। वे विद्यालय गए, तो सब्जेक्ट क्या है? दे। वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? जाना, यानी गए का मतलब जाना। जाना किस माने? गो। सेकेंड फॉर्म उसका वेंट, वेंट। फिर ऑब्जेक्ट विद्यालय, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसे विद्यालय को ले सकते हैं। तो स्थान होने के मुताबिक इसके पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद विद्यालय का स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा वाक्य, तुम इस कॉलेज में पढ़ते थे। सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। उसका सेकेंड फॉर्म रेड। अब इस कॉलेज में, तो प्रीपोजिशन आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी इन। फिर इसकी अंग्रेजी दिस। कॉलेज की अंग्रेजी कॉलेज, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम इस कॉलेज में पढ़ते थे, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? यू रेड इन दिस कॉलेज। तो इस प्रकार अफर्मेटिव वाक्यों को वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ इंग्लिश में अनुवाद करते हैं या बनाते हैं। लेकिन जो निगेटिव होगा, अभी इसके बाद जो निगेटिव बताएंगे, वह इससे बहुत भिन्न होगा। अब हम निगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे इस टेंस से। जैसा कि हम इसके अफर्मेटिव में बनाया भी और रूल भी था कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट निगेटिव में, इस टेंस के निगेटिव में ऐसा नहीं है। इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों प्रकार के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, उनके साथ सहायक क्रिया डिड और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के रूप में डिड और निगेटिव है तो नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना कि सेकेंड। सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है डिड नॉट के साथ। जैसा कि एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण है जो इस फार्मूले पर बनेंगे। फार्मूले में क्लियरली लिख दिया गया है, साफ साफ लिख दिया गया है कि सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर डिड को जो सहायक क्रिया है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको बनाते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते हैं। मैं बचपन में वहां नहीं रहता था। अब सभी वाक्य देखिए निगेटिव हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं बचपन में वहां नहीं रहता था। इन तीनों वाक्यों को हम एक साथ बनाएंगे। तो पहले वाले वाक्य में बताइए सब्जेक्ट क्या है? मैं, जिसकी अंग्रेजी आई। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? वह,
फीमेल है, यानी सी। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है? राम। राम। अब दूसरे में सभी वाक्यों में हम क्या लगाएंगे? डिड को। डिड, डिड, डिड। अब फिर बात मूल्य में क्या है? नॉट, तो नॉट, नॉट, नॉट। अब फिर फार्मूले में क्या है? वर्ब। पहले में क्या है? रहना, रहता था यानी रहना, तो लीव। फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, यानी प्रथम रूप। तो रहना लीव ही माने होता है, और लीव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे में वर्ब क्या है? पकाना। पकाना किस माने? कुक। तीसरे में क्या है? गाया यानी गाना, तो गाना किस माने? सिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट। पहले में वहां यानी ये, तो वहां की अंग्रेजी देयर। फिर दूसरे में भोजन यानी फूड। वैसे जो कुक है इसमें हो जाएगा भोजन पकाना, तो इसलिए हम इसको कोष्टक में कर देते हैं। यानी यदि फूड नहीं लिखते हैं तो भी कुक उसका अर्थ स्पष्ट कर देगा भोजन पकाने का। तीसरे में एक गीत यानी गीत का सॉन्ग। अदर वर्ड पहले में क्या है? बचपन में, तो प्रीपोजिशन को पहले यानी इन। बचपन का चाइल्डहुड। और लास्ट में उसी तरीके से दूसरे वाले में भी क्या बचा है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। और अब लास्ट में इसमें क्या बचा है? कल यानी अदर वर्ड। कल बचा है। कल की अंग्रेजी देखिए, कल की दो अंग्रेजी होती है, एक होता है एस्टरडे और एक होता है टुमारो। तो पास्ट टेंस में हमेशा एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस बीता हुआ होता है और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं। इसलिए पास्ट टेंस में हमेशा एस्टरडे का प्रयोग करेंगे, और यदि फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो हम टुमारो लगाएंगे। तो यहां बताइए किस टेंस का वाक्य है? पास्ट टेंस का है ना, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस का वाक्य है। तो हम इसमें कल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? यस्टरडे। अब लास्ट में क्या रखेंगे? फुल स्टॉप। तो देखिए, मैं बचपन में वहां नहीं रहता था, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई डिड नॉट लिव देयर इन चाइल्डहुड। वह प्रतिदिन भोजन नहीं पकाती थी। शी डिड नॉट कुक फूड डेली। तीसरा, राम कल एक गीत नहीं गाया। राम डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग एस्टरडे। इस तरीके से नेगेटिव वाक्यों को सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डिड के साथ नॉट का प्रयोग कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। तो अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो हमें पता है कि अंग्रेजी में कई तरह के वाक्य आते हैं, कई मॉडल के वाक्य आते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे पहला, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, जैसा कि पहला वाक्य। तो इसके लिए सहायक क्रिया वाले फार्मूले का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा फार्मूला जिसमें सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाते हैं। जैसा कि ये फार्मूला लिखा गया है, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो ये वाला वाक्य इसी फार्मूले पर बनेगा, यही इसी वाक्य का ये फार्मूला है, इसी वाक्य का ये फार्मूला है। और बाकी जो वाक्य है इसके फार्मूले को नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि बस इसी वाक्य में हम थोड़ा सा ऐड करके वह फार्मूला तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे दूसरा वाक्य हम देखते हैं, तुम कठिन परिश्रम क्यों करते थे। ये क्वेश्चन वर्ड अब बीच में आ गया है। तीसरा वाक्य, वह कौन सा विषय, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन आ गया है। चौथा वाक्य, ये तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य है। तो देखिए इसी फार्मूले के हिसाब से, यानी क्या वाला फार्मूले से ही हम जो बाकी जो दोनों वाक्य हैं इनको भी बनाएंगे। बस यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन दोनों आ गए हैं तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन को पहले लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे वाक्य में। जैसे पहला वाक्य, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता था, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता था, तो इसका इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, डिड आई टीच यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिड। डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। वर्ब क्या है, कठिन परिश्रम करना, किस माने, वर्क हार्ड। अब इस वाक्य में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो तुम कठिन परिश्रम क्यों करते थे, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, वाई डिड यू वर्क हार्ड। तीसरा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन आ गया है तो इन दोनों को हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ये है तो इसकी अंग्रेजी, यानी कौन सा, विच, विषय का सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, कौन सा विषय, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिड। तो डिड सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। वर्ब क्या है, लाइक। अब इस वाक्य में लिखने के लिए कोई वर्ड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। तो वह कौन सा विषय पसंद करता था, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, विच सब्जेक्ट डिड ही लाइक। इसी तरीके से यदि निगेटिव वाक्य आ जाए तो सब में एक ही रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो एक ही रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा दिया है, इसे बनाएंगे। क्या एडिशन विद्युत बल्ब का आविष्कार नहीं किया, तो क्या आ गया है, तो डिड। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, एडिशन, यानी ये वाला फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, एडिशन। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब क्या है, आविष्कार करना, इन्वेंट। क्या विद्युत बल्ब
यानी दी इलेक्ट्रिक बल्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या एडिशन विद्युत बल्ब का आविष्कार नहीं किया? इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? डिड एडिशन नॉट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब? इस तरीके से इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।